अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गज़ाल बेदस्तूर अपनी जगह मौजूद था और गहरी नज़रों से माहौल का जायज़ा ले रहा था। फिर अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। एक जगह उसे गैर मानूस सी तहरीक नज़र आई। आंखें तारीकी में देखने की आदी हो चुकी थी, इसलिए वो इस तहरीक को नज़रअंदाज ना कर सका। ये वो जगह थी जहां उन्होंने सामान रखा हुआ था। उस जगह किसी इंसान की मौजूदगी क्या मायने रखती थी? क्या वो इंसान ही था? जायजा लेने वालों ने आसपास की चट्टानों की आड़ ले रखी थी। उनके ख्याल में कोई इस हिसार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन आने वाला अंदर आ चुका था। गज़ाल जिस जगह मौजूद था वहां से आसानी से उस शख्स को निशाना बना सकता था, लेकिन इस तरह फायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने माहौल का जायजा लिया और फिर उस बुलंद चट्टान की तरफ से उतरने का फैसला किया। वो बेआवाज उस तरफ रेंगने लगा। बुलंदी से आहट के बगैर उतरना सख्त खतरनाक था, इसलिए उसे एहतियात बरतना पड़ी। लेकिन गज़ाल को उस चोर के अजनबी होने का यकीन हो गया। फिर उसने काफी बुलंदी से उस शख्स पर छलांग लगाई और उसे दबोच बैठा। उस शिकार के हलक से करीश चीख निकल गई, लेकिन वो भी जानदार आदमी था। गज़ाल की गिरफ्त से निकलने के लिए उसने गज़ाल की पसलियों पर खड़े बातों की ज़रब लगाई और गज़ाल की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो मछली की तरह उसके हाथों से निकल गया। लेकिन गज़ाल ने नीचे कर उसकी दोनों टांगें पकड़ ली और उनमें बल देकर उसे फिर गिरफ्त में ले लिया। ये जद्दोजहद दूसरों से भी पोशीदा ना रही और सब ही रोशनियां जलाकर उस तरफ दौड़ पड़े। अचानक वजूद तहरीके जंग से वाकिफ था, इसीलिए बदन को बल देकर गज़ाल की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। लेकिन गज़ाल के अंदर भी अब वहशत नमूदार हो गई। उसने अजनबी शख्स की टांगें छोड़कर उसके सीने में घुटना मारा और अपनी गर्दन छुड़ा ली। फिर उसने उसे कमर पर लाद कर जमीन पर दे मारा और उसी वक्त राजदेव ने अपनी राइफल की नाल जमीन पर पड़े हुए अजनबी के सीने पर रख दी। तुम्हारी दूसरी जुम्बश तुम्हारे लिए सिर्फ मौत लाएगी। राजदेव की गुर्राहट उभरी। अजनबी ने हाथ पांव डाल दिए। टारत की रोशनी ने उसका अहाता कर लिया। वो गंदे खून आलूद लिबास में मलबूस कोई गैर मुल्की था, जिसके दोनों गाल फूले हुए थे, शेव बड़ी हुई और बाल बिखरे हुए थे। नीली आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसे गिरफ्त में लेकर सीधा किया गया। राव ने उसके लिबास की तलाशी ले डाली। चंद कारतूसों के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। फिर उसे सीधा बिठा दिया गया। तब उन्होंने देखा कि उसके खुले हुए मुंह से डबल रोटी के टुकड़े गिरने लगे। ये मंजर बेहद इबरतनाक था। वो उनके सामान से खाना चुरा रहा था। इसे खाना खिलाओ, राव ने आहिस्ता से कहा और सब चौंक पड़े। सरातू ने सूरत हाल को समझ लिया। खाने के सामान से काफी चीजें निकालकर उसके सामने रखी गईं और वो किसी जानवर की तरह उन पर टूट पड़ा। वो सब उसे देख रहे थे, लेकिन माहौल से बेखबर नहीं थे। टार्चें बुझा दी गईं। सरातू ने उसे पानी पेश किया, जिसे उसने झपट लिया और पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर गया। जो कुछ उसे दिया गया उसने सब खा लिया और फिर उसी जगह जमीन पर लेट गया। एहतियातन उसके हाथ और पांव बांध दिए गए और उसके बाद देर तक उसके बारे में तबसरा आराइयां होती रहीं, लेकिन उसके बारे में सही इंकिशाफ सुबह को बलीना ने किया। उसने होंठ सकोड़ कर कहा, ये माइलर है। माइलर का नाम आशना था। वैसे भी उन्होंने यही नजरिया कायम किया कि उसके बारे में कि वो आफत ज़दा गारसां का साथी है। माइलर बेसुध पड़ा हुआ था। उस पर नीम गशी की सी कैफियत तारी थी, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे ये अंदाजा हो कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक है। जिस पर छोटी छोटी चंद खराशें जरूर थीं, लेकिन वो भी ऐसी नहीं थी जो किसी तरह तशवीशनाक होती।
बहरतौर उसके होश में आने का इंतजार किया गया। अब उनके लिए यहाँ रुकना बेजवाज था और आगे बढ़ना जरूरी, लेकिन मायरल का मसला दरमियान में आ गया। उसकी बेहोशी के दरमियान में ही बलीना ने उसके बारे में तफसीलात बताईं और वो लोग अजीब से एहसासात का शिकार हो गए। कम से कम माइलर को वो अपने साथ सफ़र करने की दावत नहीं दे सकते थे। हलीना तो लड़की थी और उसे बेसरदर समझ लिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुफिया तौर पर हलीना पर भी निगाह रखते थे, क्योंकि किसी भी मरहले पर मार नहीं खाना चाहते थे। माइलर तकरीबन 10 बजे होश में आया और उसने उन लोगों का इंतहाई शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी ज़िंदगी दुश्मन होने के बावजूद बचा ली। उसने बताया कि वो 3 दिन से भूखा और प्यासा था और उसकी ज़हनी कुव्वतें जवाब दे चुकी थीं। उसे सिर्फ खाने की तलाश थी और उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं दरकार था। हलीना को देखकर वो शशदर रह गया और फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हलीना से बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी, लेकिन हलीना बेदस्तूर उससे नफ़रत का इज़हार करती रही। उसने कहा कि माइलर वो है जिसने अपनी ज़िंदगी के खौफ से उसे ठुकरा दिया। ये मरहला भी शाम तक ही चलता रहा और आज का सफ़र तकरीबन मुलतवी हो गया। वक्त इतना गुजर चुका था कि आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो लोग भी कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रहे थे और अपने तौर पर मशवरे कर रहे थे। माइलर ने किसी न किसी तरह हलीना को राज़ी कर लिया, लेकिन उसके बाद सिकंदर ने जो फैसला किया वो काफ़ी सख्त था। उसने सर्द और सपाट लहजे में कहा, मिस्टर माइलर, आप बेहतौर एडमंड गारसा के साथी हैं और हम किसी भी कीमत पर आपको अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे। असूलन तो ये होना चाहिए था कि आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, लेकिन आपके साथ एक अच्छा सलूक किया जा सकता है, और वो ये कि आपको एक घोड़ा दे दिया जाए और खाने पीने का इतना सामान कि आप आगे सफ़र जारी रख सकें। उसके साथ ही हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हलीना को अपने साथ ले जाइए और उसके बाद आपका जहां दिल चाहे जा सकते हैं। माइलर चंद लम्हात खामोश रहा, फिर उसने अफसुर्दगी से गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरे साथ ये सलूक भी इंतहाई शराफत का आईनादार है। मैं इसके लिए तैयार हूं और अपने किए की तलाफी भी चाहता हूं, और हलीना को इस मुसीबत में फंसाने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। चुनाचा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं। सॉरी हलीना, लालच में जो कुछ मुझसे हो चुका है उसकी वापसी तो किसी तौर मुमकिन नहीं, लेकिन अब मैं उसका अजाला करने का ख्वाहिशमंद हूँ और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। माइलर की खुशामद दरामद से हलीना काफ़ी हद तक राम हो गई और उससे ज़्यादा उन लोगों पर उन्हें कोई भी नहीं बार डाला जा सकता था। चुनाचा उसने ये सूरत हाल मंजूर कर ली और उन लोगों ने माइलर से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। चलते हुए माइलर ने बताया कि एडमंड गारसा बड़ी कम पसरी का शिकार है। लोइस पर उसका कंट्रोल बेदस्तूर है, वरना लोइस उससे बागी हो चुका है और अब एडमंड गारसा को 2 महाज पर काम करना पड़ रहा है। एक तरफ शरदानियों ने कसम खाई है कि वो अपने साथियों की हलाकत का इंतकाम लेंगे और वो मुसलसल एडमंड गारसा का पीछा कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइलर ने बताया कि एडमंड गारसा की दोनों जीपें तबाह हो चुकी हैं और अब वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर है। उनके पास खाने पीने के ज़खायर भी बहुत कम रह गए हैं और राशन बंदी कर दी गई है। बहुत थोड़ी सी खुराक उन लोगों को दी जाती है और इस वक्त उन लोगों के पास सिर्फ चंद दिनों की खुराक बाकी है। गारसा बहुत खूनख्वार हो चुका है और अपने बारे में माइलर पहले ही बता चुका था कि शरदानियों से जंग के वक्त गारसा से बिछड़ गया था, लेकिन उसने कहा था कि अब वो गारसा के पास नहीं जाएगा। उसके बाद वो वहां से चला गया। इस जगह क़याम तवील हो गया था और अब यहाँ से दिल उकता गया था। इसलिए उन दोनों के जाने के बाद सब ने फैसला किया कि ये जगह छोड़ दी जाए। रात का सफ़र इलाके में खतरनाक समझा गया, तो सब ताज़ा दम थे। चुनाचा घोड़े किस लिए सफ़र शुरू हो गया। एक घोड़े की कमी इस तरह पूरी कर ली गई कि प्रोफेसर गौरी कर्नल फेरोज के साथ घोड़े पर बैठ गया। सब तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में तय हुआ कि अब सफ़र का अंदाज यही रखा जाए।
यानी जब भी कोई मुनासिब जगह नजर आए दिल खोल कर आराम किया जाए, और उस आराम के बाद जब सफ़र किया जाए तो भी तूफ़ानी ही हो, क्योंकि इस चट्टानी खित्ते में उन्होंने काफ़ी तवील क़याम कर लिया था। इसलिए बाकी सफ़र ना सिर्फ ये कि रात भर जारी रहा, बल्कि दूसरे दिन भी वो मुसलसल सफ़र करते रहे और शाम को 4 बजे के करीब एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जो बहुत सरसब्ज़ शादाब था और जिसको देखकर उनका दिल खुश हो गया। काफ़ी फासले पर एक आबशार नजर आ रहा था। इस आबशार तक पहुंचना ज़रूरी तसव्वुर कर लिया गया, क्योंकि इसके इतराफ बहुत खूबसूरत थे और फिर पानी की ज़रूरत भी पेश आ गई थी। आबशार को देखकर उनका जी मचल गया था। घोड़ों ने भी इन्हीं जैसी फितरत का मुजाहरा किया और पानी की जानब तेज रफ्तारी से दौड़ने लगे। आम हालात में ये सफ़र खासा लंबा हो जाता, लेकिन तकरीबन 35 मिनट के अंदर ये लोग आबशार तक पहुंच गए। आबशार के पानी से बनने वाली छोटी सी नदी बहुत साफ व शिफाफ थी और उसके तह में खूबसूरत पत्थर बहते हुए नजर आए। घोड़े ने फौरन ही पानी में मुंह डाल दिया और बाकी लोग भी उस जगह पहुंचने के बाद माहौल की संगीनी भूल गए और गुस्ल की तैयारियां करने लगे। सिकंदर और राजदेव भी इन्हीं लोगों में शामिल थे, लेकिन थोड़ी बहुत अकल से भी काम लिया गया। जंगल के इस वहशतनाक इलाके में बिलाशुबा ये जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इंसानों की पहुंच से दूर। इस जगह कुदरत के क्या क्या खौफनाक राज छुपाए हुए थे, इस बात का बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं किया गया। आबशार के किनारे 3 दिन तक क़याम किया गया, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता था कि उसके आगे का माहौल कैसा होगा। फिर वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट लिया गया। ये हसीन सरसब्ज़ वादी तकरीबन 12 घंटे तक उनका साथ देता रहा और उसके बाद भूरी ज़मीन नमूदार हुई, जो ये एहसास दिला रही थी कि आगे का इलाका बंजर और खुश्क है। लेकिन 112 इन जंगलात में उन्हें उस वक्त तक आगे बढ़ना था जब तक कोई मुनासिब सूरत हाल दरपेश ना हो और ये पता ना चल जाए कि कंदील की हकीकत क्या है। भूरी ज़मीन पर उगी हुई झाड़ियाँ हशरातुल अर्ज़ का मस्कन थी और यहाँ ख़ास तौर से उन्हें मुहतात रहना पड़ा, क्योंकि इन पहाड़ियों में उन्होंने नाग फुंकारते हुए देखे। रवायती सब्ज़ रंग का पहाड़ी बिच्छू भी यहाँ नजर आया, जो सांप से ज़्यादा हौलनाक होता है, और घोड़ों ने ख़ास तौर से इस इलाके से गुजरते हुए खौफ का इजहार किया। चुनाचा रात को भी आराम ना किया गया और वो लोग आगे बढ़ते रहे। इस तरह सफ़र का तातुल ख़त्म हो गया और जितने दिन उन्होंने आराम किया था, सुकून से गुजारे थे, उनकी कसर उन 24 घंटों में पूरी हो गई। लेकिन 24 घंटों के बाद भी माहौल में कोई तब्दीली रूनुमा ना हुई। बदनुमा पहाड़ी टेले छोटी छोटी चट्टानों से अटे हुए उनके अतराफ में बिखरे थे। कहीं कहीं गहरी खाइयां भी नजर आई और कहीं नाहमवार बुलंदियां। अलबत्ता झाड़ियों का वो सिलसिला खत्म हो गया जिनके दरमियान हशरातुल अर्ज़ मौजूद थे, और इस तरह अब वो एक ऐसे इलाके में थे जहां छोटे छोटे नोकीले पंजर बिखरे पड़े हुए थे। चंद खाइयां अबूर करना पड़ी, चंद बुलंदियां तय करना पड़ी। पहाड़ी टेलों ने जगह जगह रास्ते रोके हुए थे और उन्हें रास्ता काटना पड़ा, लेकिन जिस जगह अब उन्होंने क़याम किया वहां कदरे बेहतर माहौल था। पहाड़ी पत्थरों में कम से कम सांपों का वजूद नहीं हो सकता था। हाँ, वो हौलनाक बिच्छू जो उन्होंने चट्टानों में देखे थे, खदशा था कि यहाँ भी हों, और उन बिच्छुओं से महफूज रहने के लिए मुनासिब जगह ज़रूरी थी। चुनाचा ये तय किया गया कि इन पत्थरों को दूर दूर तक साफ कर लिया जाए, और उसके लिए बड़ी एहतियात से काम लिया गया। सूरज नमूदार नहीं हुआ था और माहौल में सुबह की मखसूस कैफियत तारी थी। उन्होंने क़याम के लिए बेहतर जगह बना ली। वैसे यहाँ वो बिच्छू भी नजर नहीं आए, दूर दूर तक देख लिया गया। चुनाचा किसी कदर सुकून हो गया। एक पहाड़ी टेला उनकी पुश्त पर था और उसमें क़याम का बंदोबस्त किया गया। सारी तैयारियां करने के बाद उन लोगों ने खाने पीने की अशियां निकाली। एक छोलदारी भी लगा दी गई
बाकी छोलदारियां तय करके रखी गईं ताकि बहुत ज्यादा देर ना लगे। थकन उनके जिस्मों पर सवार थी और सब खा पी कर आराम करना चाहते थे। बेहतर ये तमाम तैयारियां अभी जारी थीं। कर्नल फिरोज और भरतचंद्र यूं ही टहलने के लिए निकल गए और फिर उस टहले के अकब में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद दफतन ही उनके कदम रुक गए। टहली की दूसरी जानब वसीओ अरीज गहराई थी जो दूर तक चली गई थी। इस गहराई में मटियाले रंग की भूरी घास उगी हुई थी, लेकिन जिस चीज को देखकर उनके कदम रुके थे वो तकरीबन 18 घोड़े थे जो इस वादी में घास चर रहे थे और एक जगह उन 18 घोड़ों के सवारों का मजमा था। कर्नल फिरोज और भरतचंद्र ने खुद को पोशीदा कर लिया और उन लोगों को बगैर देखे तसव्वुर यही था कि जहन में कि वो एडमंड गारसां और उसके साथी हैं। अगर उनके पास घोड़े ना होते वो उनका फासला काफी था, लेकिन उनकी हरकतों सकनात और उनके हुलिये अब आंखों में वाज़ा होते रहे और चंद ही लम्हात के बाद उनकी जिसामतों और लिबास से ये अंदाजा लगा लिया गया कि वो शरधानिये हैं। कर्नल फिरोज ने भरतचंद्र से कहा, राजदेव और सिकंदर को भी यहीं बुला लाओ। भरतचंद्र खामोशी से दूसरी जानब रींग गया और फिर उसने उन लोगों की सूरत हाल बताई। सिकंदर और राजदेव और प्रोफेसर गौरी गज्जाल वगैरह को इस बात के लिए होशियार कर दिया कि कोई आहट ना हो, घोड़ों की आवाज़ें बंद रखी जाएं और उसका तरीक़ेकार यही हो सकता है कि उनके करीब खड़ा हो जाया जाए। उसके बाद वो दोनों भी टहले के करीब पहुंच गए और सनसीखेज निगाहों से उधर माहौल का जायजा लेने लगे। शरधानिये किसी खास किस्म की रस्म में मसरूफ थे। उनके दरमियान एक अलाव रोशन था जिसके शोले यहाँ से भी नजर आ रहे थे। वो एक दायरे में खड़े हो गए। उनके दरमियान अलाव के करीब एक कवि हेकल जवान को साफ देखा जा सकता था। ये अंदाजा हो रहा था कि वो उनका सरदार है। वो सब अलाव में कोई चीज डालने लगे और फिजा में धुएं के बादल बुलंद हो गए। सबकी सनसीखेज निगाहें उन पर जमी हुई थी। श्रद्धानियों ने अपने इस अमल से फारग होने के बाद आग के गिर्द दो जानू होकर सजदे किए। सरातू भी रींगता हुआ उसी सिमत आ गया क्योंकि उसके सुपुर्द कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई। श्रद्धानियों ने उस सजदे से फारग होने के बाद खास किस्म की पट्टियां निकाली। उनमें से एक पट्टी उन्होंने उस कवि हेकल सरदार की पेशानी पर बांधी और फिर बाकी श्रद्धानिये भी किसी खास रस्म की अदायगी के अंदाज में अपने हाथों में पकड़ी हुई पट्टियां सरदार के बाजुओं से बांधने लगे। सरातू ने सनसनाते हुए लहजे में कहा, सर ये लोग कसम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? भरतचंद्र ने पूछा। कसम, आग का कसम, सरातू ने जवाब दिया। मगर किस सिलसिले में? ये किसे बोल सकता, लेकिन ये उनका बहुत खौफनाक रस्म होता। जब वो कोई ऐसा काम करना चाहता तो बहुत सख्त हो तो वो कसम खाता है। शर ये अब अच्छा नहीं। सिकंदर और राजदेव ने सरातू का मतलब समझ लिया और खुद भी ये अंदाजा लगा सकते थे कि ये इंतकाम की किस्म की भी हो सकती है। बहरतौर इस बात से वो भी परेशान हुए क्योंकि शरधानिये उनके हाथों भी हलाक हो चुके थे। शरधानिये अपनी ये रस्म पूरी करते रहे और फिर थोड़ी देर बाद उससे फारग हो गए। फिर वह सब अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। उन लोगों ने अपने आप को टेले की आड़ में पोशीदा कर लिया, लेकिन उनकी निगाहें उस जानब नगरां थी। अलबत्ता ये देखकर उन्हें खुशी का एहसास हुआ कि वो इस समत नहीं आए बल्कि उस गहरी वादी की दूसरी जानब निकल गए। सब गहरी गहरी सांसें लेने लगे और उसके बाद वहां से वापस आ गए। यहाँ से आने के बाद एक बाकायदा मीटिंग हुई और तय किया गया कि वादी में उतरकर उस जानब ना बढ़ा जाए जिधर शरधानिये गए हैं, बल्कि यहाँ से बाएं सिमत के लिए रास्ता काट देना चाहिए। चुनाचा तैयारियां हुई और उसके बाद उनके घोड़े बाएं सिमत सफर करने लगे। वो किसी भी मंजिल का तो अय्युन नहीं कर पाए थे, बस जिधर मुंह उठा चले जा रहे थे और इस बात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि अगर लाश के पास मौजूद नक्शे की कोई नकल उनके पास होती तो उससे बड़ा काम निकल सकता था, लेकिन कोई भी अपना मकसद तर्क करने के लिए तैयार नहीं था। घोड़ों की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई और उन्होंने यहाँ दौड़ने में कोई वक़्त नहीं हो रही थी।
अलबत्ता ये उनकी खाम ख्याली थी कि उन्होंने शरधानियों से अपना बचाव कर लिया। तकरीबन 2.5 घंटे का सफर तय हुआ कि अचानक ही उनके कानों में जबरदस्त फायरों की आवाजें गूंजी और सब ने अपने अपने घोड़े की लगामें खींच लीं। उनकी दहशतज़दा निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि ये आवाजें किस सिमत से आ रही हैं, लेकिन ज्यादा भी इंतजार ना करना पड़ा। शरधानियों का एक घोड़े सवार गौल अचानक ही दूर से नमूदार हुआ और फिर उसका रुख उन्हीं की सिमत हो गया। पोजीशन कर्नल धाड़ा और सब ने घोड़े छोड़ दिए। वहशी लुटेरे तूफान की मानद उड़ते हुए आ रहे थे और उनका अंदाज बेहद खौफनाक था। वो मुसलसल राइफलें सीधी किए फायर कर रहे थे। कर्नल ने फौरन साफ बंदी कर दी। वो राजदेव और भरतचंद्र के साथ आगे बढ़ा और उसने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। शरदानिये राइफलों की जिद में आ गए और पहले मार्के में उनमें से 3 के घोड़ों ने कलाबाजियां खाईं, जबकि उनके विकयानुसी राइफलों की रेंज इतनी ना थी कि गोलियां उन लोगों तक पहुंच सकती। उन 3 आदमियों की मौत ने शरधानियों के तूफान को रोका और उन्होंने अचानक घोड़ों के रुख बदल दिए। उस बदले हुए रुख के साथ वो किसी कदर पीछे हट गए। कर्नल ने गज्जाल को आवाज दी और अपनी राइफल से उसे देते हुए कहा, अंधाधुंध फायरिंग मत करना, उनकी राइफलों की मार कम है। जो ही वो मुनज्जम होकर इधर का रुख करें, फायरिंग शुरू कर देना। थोड़ी देर तक उन्हें दूर रखना है। ओके डैड, गज्जाल ने कहा और राइफल संभाल ली। कर्नल फौरन पीछे हट गया। ये मेरा शुबा है राज, इसलिए मेरे साथ ताआवन करो। खुश दिली से कर्नल, राज और राव ने बीक वक्त कहा। पहली पोजीशन पर सिर्फ 3 आदमी रहने दो। प्रोफेसर अब राव के साथ उस टेले के पास आ जाएं। यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है। और कंदील बेटी, तुम घोड़ों के साथ रहो। घोड़े उस जगह से नहीं हटने चाहिए। सरातू, तुम कंदील के साथ रहो। ठीक है अंकल, घोड़े नहीं हटेंगे, कंदील ने कहा। इस काम से फारग होकर कर्नल ने अपने लिए भी एक जगह मुंतखब कर ली। इस दौरान शरदानिये एक बार फिर मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने फिर उसी सिमत यलगार कर दी। लेकिन वो गलती उन्होंने दोबारा दोहराई थी और उसका नतीजा भी उनके हक में खराब ही निकला। गज्जाल वगैरह ने उन्हें सामने की तरफ से भून कर रख दिया। अलबत्ता अपने मजीद चंद आदमियों की मौत के बाद उन्होंने घोड़ों के रुख बदल दिए और पीछे की तरफ मुड़ गए। गज्जाल ने फायरिंग बंदी कर दी थी। शरदानियों के घोड़े आंखों से उजल हो गए। भरतचंद्र ने खुश होकर कहा, भाग गए? नहीं अंकल, ये भूल कर भी ना सोचें, गज्जाल ने कहा। कोई 20 मिनट बड़े सब्र आजमा रहे और फिर अचानक राव और प्रोफेसर गौरी के टेले से फायरिंग की आवाज उभरी और कर्नल ने चौंक कर उधर देखा। शरदानिये उस तरफ से नमूदार हुए थे। राव, फायरिंग तेज कर दो। गज्जाल, रुख बदल दो, बाएं सिमत से भी आएंगे। कर्नल की ये पेशगोई बेज़ाहिर बेमैनी थी, लेकिन ये एक फौजी का तजर्बा था। शरदानिये दूसरी तरफ से भी नमूदार हुए, चुनाचा उधर भी फायरिंग शुरू कर दी गई। कर्नल ने राव की सिमत संभाल ली। इस बार शरदानिये ज्यादा करीब आ गए थे, चुनाचा उनकी चलाई हुई गोलियां भी उन तक पहुंच रही थी। इस हौलनाक सूरत हाल को रोकने के लिए उतनी ही खौफनाक फायरिंग करना पड़ी। इसके बाद शरदानिये ज्यादा होशियार हो गए और अपने घोड़ों को मुसलसल इधर उधर हरकत दे रहे थे। इसके अलावा चौंका वो करीब आ गए थे, इसलिए उनकी गोलियों से बचना भी जरूरी था, जिसकी वजह से उनके निशाने खता हो रहे थे। करीब आ जाने के बाद उन्होंने नेज़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। वो सही निशाना तो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन नेज़े एक खास अंदाज में फिजा में उछाल रहे थे और ये नेज़े राव वगैरह के आसपास ही गिर रहे थे। चंद ही लम्हात के बाद ये लोग एक खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हो गए। शरदानियों की तादाद चौंका बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनकी यलगार भी खौफनाक थी। कर्नल इस जंग को तशवीश की निगाह से देख रहा था। अचानक एक तब्दीली हुई। शरदानिये अंदाजा लगा चुके थे कि उनके दुश्मनों के मोर्चे कहाँ हैं और उन्होंने अपनी तादाद से फायदा उठाकर उन्हीं मोर्चों पर पूरी तवज्जो झोंक दी थी। तरीके जंग में वो भी कोरे नहीं थे, चुनाचा उन्होंने अपनी फायरिंग इतनी तेज कर दी थी कि दुश्मन को निशाना लेने का मौका ना मिल सके। इस तरह वो फासला कम करते जा रहे थे। फौरन ही कुछ वक्त जा रहा था, वो उनके करीब आकर दस्त बदस्त जंग शुरू कर देते।
तब्दीली ये हुई कि अचानक ही शरदानियों पर एक नए रुख से फायरिंग शुरू हुई। इस फायरिंग से 4 शरदानिये हलाक हो गए। उनकी हौलनाक चीखों और घोड़ों की बिस्तरी ने दूसरे शरदानियों को चौंका दिया और एक लम्हे के लिए हट जाने वाली तवज्जो ने उन्हें हौलनाक हादसे से दो चार कर दिया। कर्नल और सिकंदर ने वहशियाना अंदाज में उन पर गोलियों की बौछार की और शरदानियों के घोड़े भड़क उठे। उन्होंने रुख बदला और अपने सवारों को ले भागे। अकब से फिर फायरिंग की गई, लेकिन किसी ने भी शरदानियों का निशाना नहीं लिया, वरना भागने वालों को निशाना बनाना मुश्किल ना था। हाँ, उन्हें भगाने के लिए ये फायरिंग कार आमद साबित हुई। वो सब बहुत दूर तक चले गए। तब उन्होंने फायरिंग रोकी। नया मोर्चा खोलने वाले सरातू और कंदील थे और इस वक्त उन्होंने कमाल किया था। सरातू के हाथ में राइफल थी और उस पर नीम गशी की कैफियत तारी थी। वो राइफल लिए झूम रहा था। गजाल ने उसे पकड़ा तो वो वहशतज़दा अंदाज में चीख पड़ा। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 हु, और फिर उसने खौफजदा होकर ये राइफल फेंक दी और गजाल से लिपट गया। गजाल ने उसके जबड़े पर घौंसा रसीद किया। इसे क्या हो गया है? भरतचंद्र हैरत से बोला और उसने कंदील की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए भरतचंद्र को झटका सा लगा। उसे कंदील की आंखों में पुतलियां नजर नहीं आईं, बल्कि उनकी सफेदियों में उसे बिजलियां कूदती महसूस हुई। दूसरे लोग उस वक्त कंदील के इस कारनामे को सराहने की बजाय आइंदा की हिकमत अमली के बारे में सोच रहे थे। यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, क्योंकि दरियाई लुटेरे ये जगह देख गए थे और इस बात के अमकानात थे वो किसी नई हिकमत अमली से यहाँ हमला करेंगे। उनकी तादाद के बारे में कोई अंदाजा कायम नहीं किया जा सका। अचानक कर्नल चीखा, अरे घोड़ों को देखो, वो बिल्कुल खामोश हैं। और ये कर्नल ने जुमला पूरा ना किया था और खुद घोड़ों के पास पहुंच गया। प्रोफेसर गौरी भी उसके साथ था। घोड़े साकत खड़े थे, उनके जिस्मों में कोई जुम्बिश नहीं थी। उनका ये अंदाज कुछ गैर हकीकी सा महसूस हुआ। कर्नल को भी हैरत हुई। उसने एक घोड़े की अयां थपथपाई तो चौंक कर अलफ हो गया और फिर जैसे ये पथराए हुए घोड़े होश में आ गए, लेकिन उनकी आंखें दहशत ज़दा थीं। सब लोग घोड़ों पर सवार हो गए। निहायत फुर्सी से सामान बार किया गया और फिर हंगामी तेज रफ्तारी से आगे का सफर शुरू कर दिया गया। रास्ता फिर बदल दिया गया। तकरीबन 45 मिनट तक ये सफर खामोशी से जारी रहा, लेकिन फिर घोड़ों की लगामें खींचना पड़ी। हवा के साथ फायरिंग की धाएं दाएं सुनाई दे रही थी और वह दहशतज़दा अंदाज में किसी भी सिमत से शरदानियों के नमूदार होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले भी शरदानिये इसी अंदाज में नमूदार हुए थे। फायरिंग शदीद से शदीद तर हो गई, लेकिन उन्हें शरदानिये नजर ना आए। कर्नल ने कुछ भांप लिया, इसलिए उसने बाएं सिमत का इशारा करते हुए कहा, इधर इस तरफ, और सब उसी तरफ चल पड़े। किसी ने अर्ज ना किया और ना ही कोई सवारी। वो आगे बढ़ते रहे। एक एक सिमत पर निगाह रखी जा रही थी। फिर सूरज ढले तक कोई वाकया पेश ना आया। देर तक वो फायरों की आवाजें सुनते रहे। फिर वो आवाजें पीछे रह गईं और उन्हें बेखूबी अंदाजा हो गया कि शरदानिये किसी और से उलझे हुए थे और वो एडमंड गारसा के अलावा कौन हो सकता था। इस कैफियत से फायदा उठाकर वो दूर से दूर निकल जाना चाहते थे। इन दरियाई लुटेरों को कत्ल करने की खुशी किसी को ना थी, लेकिन मजबूरी थी। वो बुरी तरह पीछे लग गए और जरा सी चौक उन्हें अलमनाक हादसों से दो चार कर सकती थी। सूरज दरख्तों के पीछे रूपोश हो गया, लेकिन अभी तारीकी नहीं फैली थी। अचानक राजदेव ने कहा, ये आवाज कैसी है? पानी, भरतचंद्र बोला। हाँ, यकीनन। और फिर उन्होंने बहुत दूर तक दरिया बहते हुए देखा। वसीओ अरीर चीटल मैदान के आखिरी सिरे पर दरिया बहता हुआ नजर आया। उनके दाहिने हाथ पर एक बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था, जो इस मैदान के आखिरी सिरे तक चला गया था। घोड़े आगे बढ़ते रहे और पानी की आवाज तेज हो गई। क्या ये आवाज गैर मामूली नहीं है? सिकंदर ने कहा। क्या मतलब? बहते हुए दरियाओं की आवाज इतनी तेज तो नहीं होती। हो सकता है उसका बहाव बहुत तेज हो, राजदेव बोला, और उसका अंदाजा उन्हें मैदान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर हो गया। दरियाओं का बहाव था कि क़यामत झाग उड़ाता हुआ पानी क़यामत खेज रफ्तार से बह रहा था
और फिजा में फवारों की दीवार सी बुलंद होती महसूस हुई। पहाड़ी सिलसिला यहाँ आकर दूसरी तरफ घूम गया और यह हिस्सा गोल सा हो गया। यूं लगता था जैसे किसी अजीम शान किले की फहसील हो जिसकी हौलनाक गहराइयों में दरिया बह रहा हो। इस दरिया ने उनका रास्ता रोक लिया। दाएं तरफ ये पहाड़ी फसील के साथ बहता चला गया और बाएं सिमत सीधी लकीर बनाता जा रहा था। दाहिनी तरफ रुख करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था और बाएं सिमत उन्हें क्या कहा जा सकता था कि कितना सफ़र करना पड़े और कहाँ से ये दरिया पायाब हो। घोड़े पानी को देखकर बेचैन होने लगे। कर्नल ने कहा, क्या ख्याल है राव, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम बाएं सिमत सफ़र इख्तियार करें। दरिया अबूर करने के बारे में क्या ख्याल है? राजदेव ने कहा। इस जगह से राव हैरत से बोला, बहाव बहुत तेज है। कर्नल ने पुरख्याल अंदाज में कहा, नाकाबिले अबूर। दूसरी सूरत यह भी है कि इसके साथ मेरा मतलब है बाएं सिमत चलते रहें और जहां से दरिया पायाब हो वहां से उसे अबूर कर लें। यही एक सूरत है। ये तेज बहाव इस पहाड़ी फैसल की वजह से भी है। प्रोफेसर गौरी पहाड़ की तरफ देख कर बोला, मगर उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो पहाड़ की बुलंदी पर देख रहा था। उसके अधूरे जुमले पर गौर ना किया गया। सिकंदर बोला, प्रोफेसर का कहना दुरुस्त है, मगर शाम हो चुकी है और यहाँ क़याम किया जा सकता है। क्या ये जगह मुनासिब होगी? इन वीरानियों में कौन सी जगह मुनासिब है? कोई यकीन के साथ कह सकता है? सिकंदर ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। फिर बिस्मिल्लाह। कर्नल सबसे पहले घोड़े से उतर गया। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी घोड़े की पुश्त खाली कर दी, लेकिन यहाँ क़याम के लिए कोई एहतमाम नहीं किया गया। घोड़े पानी की तरफ बढ़ गए और किनारे के पानी में मुंह डाल दिए। खाना, राजदेव ने नारा लगाया और इस सिलसिले में भी एहतमाम नहीं किया गया। अंधेरा अब तेजी से फैलता जा रहा था और माहौल खौफनाक तारीकी के गिलाफ में लिपटता जा रहा था। ये लोग उल्टा सीधा खाना खाने में मसरूफ थे। श्रद्धालुओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो हर लम्हा उनकी आमद से चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। अब वो इस मौजू पर बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सब कुछ अब नागुज़ीर था। प्रोफेसर गौरी ने मुंह से चिल्लाते हुए भरतचंद्र से कहा, भरत, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा तजर्बा हो रहा है।